आहिल नव्या की प्रेजेंटेशन को देखता है और कहता है, काम तो तुम्हारा अच्छा है मिस शर्मा, अब क्या किया जाए। आई हेट यू मिस शर्मा, बट यहाँ सवाल मेरी कंपनी का है और तुम्हारे आइडियाज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी एक मौका देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आहिल नव्या को अपने केबिन में बुलाता है। नव्या जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ आहिल के साथ कोई और भी मौजूद है। आहिल नव्या से कहता है, मिस शर्मा, यह हैं आर्यस एंटरप्राइज के करण मेहरा, यह हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं। और करण, यह है मिस शर्मा, यह इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं। आहिल नव्या से कहता है, मिस शर्मा, तुम करण को इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल समझा दो। नव्या, ओके सर। करण नव्या के साथ चल देता है। नव्या करण को प्रोजेक्ट डिटेल बताना शुरू कर देती है, पर करण की निगाहें तो उसके चेहरे पर ही ठहर गई थीं। नव्या उसके इस तरह से देखने से अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है, आप सुन रहे हैं करण? करण, जी मिस शर्मा, वैसे आपका नाम क्या है? नव्या 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 शर्मा। करण, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। नव्या को करण का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बात करने का तरीका, उसके देखने का नज़रिया नव्या को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक लड़की की नज़र अच्छी तरह से भांप लेती है कि सामने वाले की नज़र कैसी है। वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करना चाहती थी, पर करण का तो ध्यान ही कहीं और था। करण ने नव्या की फ़ाइल बंद करते हुए कहा, ओहो नव्या, बस कीजिए। आप एक दिन में ही सारा काम ख़त्म कर देना चाहती हैं, बट मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। इतनी जल्दीबाजी किस लिए? बाकी का काम कल मिलकर करते हैं। इसी बहाने आपसे एक और मुलाकात हो जाएगी, और आपसे एक और मुलाकात का मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। करण ने आई विंक करते हुए नव्या से कहा और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। नव्या को करण की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वो मन में कहने लगी, अगर यही हरकत तुमने ऑफिस की बजाय बाहर कही होती तो एक खींचकर झापड़ लगाती। क्या मुसीबत है यार, पहले तो उस सड़ू को कभी मेरा काम अच्छा ही नहीं लगा। काम क्या, मैं ही अच्छी नहीं लगी। अब जब मुश्किल से एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला है तो ये नई मुसीबत। क्या करूँ मैं इस बारे में साफ साफ उस सड़ू को बता दूंगी कि मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर वो आयल के केबिन की तरफ बढ़ गई। आयल ने उससे पूछा, यस मिस शर्मा, एनी प्रॉब्लम? नव्या, वो सर। नव्या कुछ कहते कहते रुक गई और मन में सोचने लगी, नव्या, ये तू क्या करने जा रही है? अगर इस सड़ू को इस बारे में बताया तो वो तो मुझ में ही 1000 कमियां निकाल कर मेरे सामने रख देगा। नहीं, मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। अगली बार उसने कोई ऐसी चीप हरकत की तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं खुद ही उसे जवाब दूंगी। आहिल नव्या को इस तरह चुपचाप देखकर कहता है, मिस शर्मा, तुम बात करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रही हो? नव्या, नो सर, वो एक्चुअली मेरे माइंड से निकल गई। आहिल उस पर तंज कसते हुए, रियली मिस शर्मा, ऐसा करो, तुम यहाँ पर आराम से बैठो और सोचो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए तुम्हारे जितना टाइम नहीं है। ये कहकर आहिल केबिन का दरवाज़ा पटकते हुए बाहर निकल गया। नव्या ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, इसका तो मर्डर हो जाएगा मेरे हाथों से एक दिन। अगले दिन नव्या के ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद आहिल ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, कल जो कुछ पॉइंट रह गए थे वो आज तुम क्लियरली करण को समझा देना। ही इज़ वेटिंग फॉर यू इन मीटिंग रूम। नव्या, ओके सर। और मन में सोचती है, आज तो वाकई उसे क्लियरली समझाना पड़ेगा। नव्या मीटिंग रूम में गई तो करण ने उसे देखते ही कहा, नव्या, आपका ही इंतज़ार था। गुड मॉर्निंग। नव्या, गुड मॉर्निंग। करण, काफ़ी अच्छी लग रही हो आप। नव्या, करण, अगर आप इधर उधर की बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए काम पर कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। करण, अरे आप तो गुस्सा हो रही हैं, चलो काम पर ध्यान देते हैं। पर एक बात है कि आप गुस्से में और ज़्यादा हसीन लगती हो। नव्या गुस्से से, करण प्लीज़, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद हैं। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिल करो यार, ऐसी भी क्या बात हो गई? नव्या अपनी जगह से खड़े होते हुए, पहली बात तो मैं आपकी यार नहीं हूँ, और दूसरी बात, अगली बार मुझे टच करने की सोचिएगा भी मत। करण, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम पसंद आ गई हो तुम मुझे। जब से तुम्हें देखा है कुछ और देख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा,
आई लव यू, आई वांट यू। नव्या उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसके गाल पर तमाचा मारते हुए कहती है, कहा था ना टच मत करना। करण गुस्से से पूरी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। लड़कों की अटेंशन पाने के लिए उन्हें इग्नोर करने का नाटक करती हो। नव्या, हाथ छोड़ो मेरा। करण, नहीं छोड़ रहा, क्या करोगी? तभी एक और जन्नाटेदार थप्पड़ करण के गाल पर पड़ा, पर यह थप्पड़ आहिल ने उसे मारा था। करण गुस्से से, आहिल ये क्या है? आहिल ने एक और तमाचा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, यह तो मुझे पूछना चाहिए, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आहिल ने करण की बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसे कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, मेरा ऑफिस मेरी फैमिली है और उसकी तरफ कोई बुरी नज़र डाले ये आहिल मित्तल को बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ तुम खुद यहाँ से दफ़ा होगे या मैं गार्ड्स को बुलवाऊँ? करण गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। अब तक ऑफिस के सारे लोग वहाँ जमा हो चुके थे। आहिल ने गुस्से से सबकी तरफ देखा तो सब वहाँ से खिसक गए। नव्या को कुछ बोलने का मौका मिलता इससे पहले आहिल वहाँ से निकल गया। आहिल का गुस्से से बुरा हाल था। करण उसका दोस्त भी था। उसकी ऐसी हरकत से आहिल का खून खौल उठा था। नव्या से उसकी नफ़रत उसके असूलों से बढ़कर नहीं थी। दूसरी तरफ नव्या भी इस वाक़या से बहुत परेशान हो गई थी। इस परेशानी के चलते वो ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल गई। आहिल ऑफिस के बाद घर के लिए निकल गया। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। रास्ते में आहिल की नज़र पायल पर पड़ी, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। आहिल ने उसके पास जाकर गाड़ी रोकते हुए कहा, पायल आप यहाँ? पायल, अरे आप, वो क्या हुआ ना, मैं अपने फ्रेंड के घर से आ रही थी, बीच रास्ते में ये ऑटो ख़राब हो गया और दूसरा कोई ऑटो मिल भी नहीं रहा। आहिल, मुझे लगता नहीं इस रास्ते पर आपको कोई दूसरा ऑटो मिलेगा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ अगर आपको ठीक लगे। पायल को भी और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। उसका फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने के कारण बंद हो चुका था। पायल गाड़ी में बैठने लगी पर फिर रुक गई तो आहिल ने पूछा, क्या हुआ? पायल, वो मेरे सारे कपड़े गीले हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। आहिल को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने कहा, डोंट वरी, इतना मत सोचा कीजिए। पायल गाड़ी में बैठ गई और आहिल से कहा, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मैं घर कब पहुंच पाती। आहिल, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, इट्स ओके। पायल आहिल से मिलकर बहुत खुश थी। उसे पता नहीं था कि उसकी एक बार फिर उससे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। पायल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। पूरे रास्ते दोनों में खामोशी छाई रही। घर पहुँचे तो आरती जी दरवाजे पर पायल का इंतज़ार ही कर रही थी। पायल को सामने देखकर उन्हें राहत मिली और वो पायल से कहने लगी, कहाँ रह गई थी तुम? हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पायल, माँ मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पहले आप इनसे तो मिल लीजिए। आहिल ने आरती जी को नमस्ते बोलते हुए कहा, आंटी जी कैसी हैं आप? आहिल को एक बार फिर से देखकर आरती जी बहुत खुश हो गईं और कहने लगी, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ और आप कैसे हो? आहिल, मैं भी आपके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ा हूँ। आरती जी, चलिए सारी बातें यहीं खड़ी रहकर करनी है क्या? अंदर पहुँचने पर अभिनव जी भी उसे बहुत गर्मजोशी से मिले। पायल ने आरती जी से पूछा, माँ दी कहाँ है? आरती जी, अपने रूम में है, उसके सर में दर्द था, मैं चाय बनाने जा रही हूँ तो उसे भी बुला ला। पायल, अभी बुला कर लाती हूँ। आहिल अभिनव जी के साथ बैठ जाता है। पायल नव्या के पास जाती है और कहती है, दी जल्दी नीचे चलो। नव्या, क्या हो गया पायल? पायल, मैं आपको उस दिन वाले मिस्टर हैंडसम से मिलवाती हूँ। नव्या, वो तुम्हें कहाँ मिल गया? पायल, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप चलो तो सही। नव्या, आज तो उसका नाम पूछ लिया ना? पायल अपने सिर पर हाथ मारते हुए, कहाँ दी? उसको देखकर कुछ पूछना याद ही नहीं रहा। नव्या, फिर तो मैं भी चल कर देखूँ कि उसमें ऐसी क्या बात है। नव्या पायल के साथ आती है और अपने सामने आहिल को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आहिल को अपने घर पर देख रही है। पायल ने नव्या को आहिल की तरफ ऐसे देखते हुए कहा, क्यों उड़ गए ना होश? अभिनव जी की नज़र जैसे ही नव्या पर पड़ी तो उन्होंने आहिल से कहा, बेटा इनसे मिलो,
ये है हमारी बड़ी बेटी नव्या। आहिल ने नव्या का नाम सुनते ही चौंक कर उसकी तरफ देखा और सामने नव्या को देखकर हैरान रह गया। अबनव जी ने आहिल से कहा, अरे बेटा, मैंने तो आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? आहिल मित्तल। आहिल के कहने से पहले ही नव्या की आवाज़ आई। पापा, ये आहिल मित्तल हैं, मैं इन्हीं के ऑफिस में काम कर रही हूँ। अबनव जी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होकर कहने लगे, ये तो और भी अच्छा हो गया कि आपसे मिलना हो गया। वैसे मैंने सोचा था कि नव्या का बास कोई काफ़ी एज वाला होगा। आपने काफ़ी यंग एज में इतनी तरक्की हासिल कर ली, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आहिल, थैंक यू अंकल। पायल तो यह सच जानकर शॉक्ड ही हो गई थी। आरती जी ने आहिल से कहा, बहुत प्यारा नाम है आपका आहिल। आहिल का मतलब होता है राजकुमार। आप बिल्कुल राजकुमार लगते हो। आरती जी की बात सुनकर आहिल को अपनी माँ की कही बात याद आ गई। तुझे पता है मैंने तुम्हारा नाम आहिल क्यों रखा है? आहिल क्यों मम्मा? क्योंकि आहिल का मतलब होता है राजकुमार, और तुम तो मेरे राजकुमार हो। आहिल यह बात सुनते ही बहुत इमोशनल हो गया। आहिल को आरती जी में अपनी माँ की झलक दिखाई दी। इससे पहले वो अपनी भावनाओं में बह जाता, उसने वहाँ से जल्दी निकल जाना ही सही समझा। जाते हुए न जाने उसके दिल को क्या हुआ, उसने आगे बढ़कर आरती जी के पाँव छू लिए। आहिल के ऐसा करने पर आरती जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा। आहिल जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही अर्नब जी ने कहा, बहुत अच्छा लड़का है, माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पायल नव्या को खींचकर रूम में लाते हुए बोली, दी, आप इन्हें अग्रेसिव, एरोगेट, सड़ू और न जाने क्या क्या कहती थी। दी, क्या हो गया है आपको? मुझे तो इनमें से एक भी बात आहिल में नज़र नहीं आई। दी, आपको आहिल को समझने में ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आज ऑफिस में जो भी कुछ हुआ और इन सब बातों ने नव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ही उसकी सोच आहिल के बारे में गलत है। आज संडे था, ऑफिस जाने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए नव्या देर तक सोती रही थी। आँख खुलते ही वो जल्दी से तैयार होकर किचन में पायल के साथ नाश्ता बनाने पहुंच गई। दोनों मस्ती मजाक करते हुए नाश्ता बना रही थीं तो पायल ने नव्या से पूछा, दी, आज शॉपिंग पर चल रही हो ना? शादी के दिन ही कितने बचे हैं और आपको जब देखो अपने ऑफिस की पड़ी रहती है। अभी तो आपकी शॉपिंग नहीं हुई है, मेरा नंबर कब आएगा? नव्या, क्यों भड़क रही हो यार? ऑफ कोर्स मैं चल रही हूँ शाम को। इतनी देर में नव्या का फ़ोन बज उठता है। नव्या देखती है कि आकांक्षा का फ़ोन था और वो फ़ोन पिक करती है और उससे कुछ बात करती है। फिर पायल से आकर कहती है, यार गड़बड़ हो गई, आज शॉपिंग जाना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है ना, पायल को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पूरी बात सुने बगैर गुस्से में किचन से बाहर निकल जाती है। अबनव जी उसे इतने गुस्से में देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना गुस्सा? पायल, मुझसे मत पूछिए, अपनी लाडली से पूछिए, जिनके पास हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आरती जी, मैं पायल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अरे भाई, शादी होने वाली है इसकी, इतने काम पड़े हैं, सारी तैयारियां बाकी हैं और ये अपनी ही दुनिया में मस्त है। नव्या, ऐसा तो मत बोलो माँ। आरती जी, क्यों ना कहूँ। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से लीव ले ली तुमने? नव्या, नहीं माँ, लेकिन मैं कल पक्का बात कर लूँगी। एंड प्रॉमिस, कल के बाद पक्का ऑफिस नहीं जाऊँगी। आरती जी, नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ तू शादी वाले दिन भी ऑफिस चली जाना। शादी तो रात में है, सब एडजस्ट हो जाएगा। नव्या, माँ बस करो ना अब। और पायल की बच्ची, एक बार सुन तो ले, मैंने शॉपिंग से क्यों मना किया था। आज आकांक्षा का बर्थडे है और वो बर्थडे पार्टी में आने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया पर वो जिद पर अड़ गई कि मैं थोड़ी देर के लिए ही सही उसकी पार्टी में ज़रूर आऊँ। पर आप सबके रिएक्शन देखकर मुझे कहीं नहीं जाना। कल उसे जाकर सॉरी बोल दूँगी। पायल भी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना कितने अच्छे से आता है ना, ऐसा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ अपने फ्रेंड की बर्थडे पर। नव्या, नहीं, मुझे सच में नहीं जाना। पायल, नहीं, अब आप जाओगी, नहीं तो मुझे सारा दिन बुरा फील होता रहेगा। नव्या, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? पायल, नहीं, कुछ ही दिन तो बचे हैं हमारे साथ रहने के, फिर तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी अपनी ससुराल। ये पल मैं अपनी नाराज़गी में गंवाना नहीं चाहती। ये कहते हुए पायल की आंखों में नमी आ गई। ये देखकर नव्या भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है
और पायल को कसकर गले लगा लेती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अमनव जी ने आरती से कहा, देखा आपने, अभी इन दोनों में महाभारत छिड़ा हुआ था और अब प्यार की गंगा जमुना बह रही है। शाम को पायल जिद करके नव्या को आकांक्षा की बर्थडे पार्टी पर भेज ही देती है। नव्या आकांक्षा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो आकांक्षा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि नव्या से फ़ोन पर बात करने पर उसे उम्मीद नहीं थी कि नव्या उसकी पार्टी में आएगी। आकांक्षा उसे अपने ऑफिस के अलावा दूसरे फ्रेंड से मिलवाती है। पार्टी में नव्या की नज़र राहिल पर पड़ती है तो नव्या आकांक्षा से पूछती है, तुमने आहिल सर को भी पार्टी में बुलाया है? आकांक्षा, हाँ यार, आहिल सर के साथ साथ रजत सर को भी बुलाया है। आहिल सर हमें अपनी फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं तो उन्हें तो बुलाना बनता है ना। क्यों, कोई बात है क्या? नव्या, नहीं नहीं तो बात क्या होनी है? नव्या मन में सोचती है कि क्या कल की बात के लिए उसे आयल को थैंक यू बोल देना चाहिए। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, फिर भी उसने कल मेरे लिए स्टैंड लिया। एक थैंक यू तो बोलना बनता है नव्या। नव्या ये सोचकर आयल की तरफ बढ़ती है, पर आयल से कुछ बोले बिना ही वापस आ जाती है और खुद से कहती है, कभी कभी ये छोटा सा थैंक यू कहना कितना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब ऐसे इंसान को कहना हो जिसे आप पसंद नहीं करते हो। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, क्या यार नव्या, एक थैंक यू तो बोलना है। कौन सी रिश्तेदारी निभानी है उससे, यह सोचकर उसकी नज़रें एक बार फिर राहिल की तलाश में जुट जाती हैं। नव्या की नज़र राहिल पर पड़ती है तो वो किसी से हंस हंस कर बात कर रहा होता है। यह पहली बार था जब नव्या ने उसे हंसते हुए देखा था। वो तो यह नज़ारा देखकर हैरान ही रह गई और सोचने लगी, मैंने सोचा नहीं था कि इस सड़ू को हंसना भी आता है। जाने अनजाने में उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वो कब से आहिल को टकटकी बांधे देखे जा रही थी। आहिल की नज़रों से भी ये बात छुपी ना रह सकी। नव्या को उसे इस तरह देखना उसे कंफ्यूज कर रहा था। नव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया। उसने 2-3 बार कोशिश की आहिल को थैंक यू बोलने की, पर हर बार नाकाम रही। आहिल उसकी इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। नव्या ने भी सोच लिया कि अब उसे कुछ कहना ही नहीं है। इस बार नव्या इत्तेफाक से आहिल से टकरा गई तो आहिल की सहन शक्ति खत्म हो गई और उसने नव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ा और एक साइड पर ले गया। नव्या, ये क्या कर रहे हो? आहिल, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो? जब से पार्टी में आई हो क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो? क्या चाहती हो? मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? लिसन टू मी वेरी केयरफुल मिस नव्या शर्मा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं तो इन्हें इसी वक्त अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे मंसूबे आयल के आगे कभी कामयाब नहीं होंगे। नव्या गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए, मिस्टर राहिल मित्तल, बहुत गलत फहमियाँ पाल रखी हैं तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ कल के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, पर मुझे लगता है तुम किसी थैंक यू के लायक ही नहीं हो। आहिल गुस्से से, माइंड योर लैंग्वेज मिस शर्मा। नव्या, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ मैं तुम्हें आप बुलाती फिरूं। और क्या कह रहे थे तुम? मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे करीब आने के लिए मरी जा रही हैं, जो तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ना चाहती हैं। मैं तो तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ने से बेहतर मरना पसंद करूँगी। नव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और गुस्से से वहाँ से चली गई। आहिल ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और कहा, समझती क्या है अपने आप को? इतनी अकड़, इतना एटीट्यूड किस बात का? नव्या ने गुस्से में कहा, मैं बिल्कुल सही सोचती थी तुम्हारे बारे में। तुम हो सड़ू, अकड़ू, अग्रेसिव, एरोगेट। नव्या को आज ऑफिस में लीव के लिए बात करनी थी और कल के बाद यह काम उसे पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लग रहा था, पर करना तो था ही। यही सोचकर नव्या मन मारकर आहिल के केबिन की तरफ बढ़ गई। आहिल को केबिन में ना देखकर नव्या ने रजत सर से पूछा, सर, आहिल सर कब तक आएंगे? रजत, उन्हें कुछ काम है, पता नहीं कब तक आ पाएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? नव्या, एक्चुअली सर, मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए थी। रजत, क्या हुआ नव्या, सब ठीक तो है? नव्या, सब बिल्कुल ठीक है। मेरी शादी है इस संडे को, इसलिए अब मैं थोड़े दिन ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। रजत, कांग्रेचुलेसन नव्या,
तुम्हारी संडे को शादी है और अब तुम बता रही हो शादी पर बुलाने का इरादा नहीं है क्या? नव्या, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ इतना अचानक तय हो गया कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। इसी सिलसिले में मैं आहिल सर से बात करना चाहती थी। मैं अब ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रजत, डोंट वरी नव्या, मैं सर से बात कर लूँगा। तुम अपनी शादी बेफिक्र होकर एंजॉय करो। नव्या, रियली सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर आपको एक काम और करना पड़ेगा। रजत हैरानी से, वो क्या? नव्या, आप सब मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। रजत, श्योर नव्या, मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नव्या ने बाकी सभी स्टाफ को भी अपनी शादी के लिए इनवाइट करते हुए लंच टाइम तक ऑफिस से घर के लिए निकल गई। नव्या खुश थी कि आज उसका सामना आयल से नहीं हुआ। अगले दिन आयल ऑफिस में अपने काम में बिजी था और उसने किसी से भी मिलने से मना किया हुआ था। तभी पियोन ने आकर बताया, सर, कोई अभिनव शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बताया भी कि आप बिजी हो, पर वो आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। आहिल हैरानी से, क्या कहा तुमने? अभिनव शर्मा? उन्हें तुरंत अंदर भेज दो। अभिनव जी के अंदर आते ही आहिल ने उनके पैर छूते हुए कहा, सॉरी अंकल, आपको वेट करना पड़ा। अभिनव जी, कोई बात नहीं बेटा, इतना भी वेट नहीं किया मैंने। आहिल ने चेयर की तरफ हाथ करते हुए, अंकल बैठिए ना, आप यहाँ अचानक? अभिनव जी, आपको तो पता है नव्या की शादी के बारे में। आहिल, जी अंकल, मुझे आज ही पता चला। अभिनव जी, तो हम सब ये चाहते हैं कि आप सपरिवार शादी में ज़रूर पहुँचें। हमें आपका तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। अभिनव जी ने उसकी तरफ शादी का कार्ड बढ़ाते हुए कहा। आहिल ने कार्ड थामते हुए कहा, जी ज़रूर अंकल। अभिनव जी कुछ देर आहिल के साथ बातचीत करने के बाद चलने को हुए तो आहिल ने कहा, अंकल, कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। अभिनव जी, आपने पूछा, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस आप शादी में वक्त से पहुंच जाइएगा, आपके लिए यही काम है। और आरती ने तो ख़ास तौर से आपके लिए बुलावा भेजा है। आहिल से मिलने के बाद अभिनव जी ने पूरे स्टाफ को भी अच्छी तरह से शादी में आने का न्योता दे दिया। नव्या के घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उनके घर की पहली शादी थी, सबका एक्साइटेड होना तो लाजमी था। शादी के कार्ड भी लगभग मर चुके थे। सबकी ड्रेसेस तैयार होकर आ गई थीं। पूरा पूरा दिन कैसे निकल जाता था किसी को पता ही नहीं चलता। रात में नव्या और मानस फ़ोन पर कितनी ही देर बातें करते रहते और अपने आने वाले कल के सपने संजोते। आखिरकार मेहंदी वाला दिन भी आ ही गया। नव्या ने मानव के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजा ली। नव्या जब अपने कमरे में आई तो मानव का नाम अपने फ़ोन पर फ्लैश होते देखकर नव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नव्या के फ़ोन उठाते ही मानव ने कहा, नबी यार, कब से फ़ोन कर रहा हूँ यार, फ़ोन तो पिक कर लिया करो। नव्या, मानव, शायद तुम भूल रहे हो, आज मेहंदी है मेरी। सभी मेहमानों के बीच कैसे फ़ोन पिक करती तुम्हारा? मानव, सॉरी यार, वो तुमसे बात करने की बेकरारी में सब कुछ भूल जाता हूँ। घर वालों ने मिलने पर भी पहरे लगा रखे हैं, कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। नव्या, मानव, आज का दिन ही तो बाकी है, कल तुम्हें जितनी बातें करनी है कर लेना। मानव, और ये कल तक का इंतज़ार सदियों से भी लंबा है। अच्छा, इसी बात पर एक शेर अर्ज है, हर पर दिल बेकरार है, इस दिल को तुम्हारा इंतज़ार है। जब से दिल को हुआ तुमसे प्यार है, आई लव यू नबी। नव्या, आई लव यू टू। मानव उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया। फिर खुशी से पागल होते हुए बोला, क्या कहा नबी तुमने? प्लीज़ एक बार फिर से कहो ना। नव्या, मैंने कहा आई लव यू। मानव, थैंक यू यार नबी, तुम्हारे इन 3 लफ्ज़ों ने मेरी ज़िंदगी में उजाला कर दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। नबी, तुम्हें बस अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथों पर सजी मेरे नाम की मेहंदी को छूकर महसूस करना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, वीडियो कॉल पर मुझे अपनी मेहंदी तो दिखा ही सकती हो ना तुम? नव्या, जी नहीं, इसके लिए तुम्हें कल का इंतज़ार करना होगा। यह कल का सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मानव, यही तो मुश्किल है, ये कल कब आएगा? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें शादी का जोड़ा कैसा लगा? नव्या, बहुत प्यारा है। मानव, पर मेरी नबी से कम। दोनों आंखों में कई सपने संजोए हुए आने वाले कल का इंतज़ार कर रहे थे, जब उनकी मोहब्बत को अपनी मंजिल मिल जानी थी।
नव्या दुल्हन के रूप में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर आरती जी और अवनव जी दोनों की आंखें नम हो गईं। उन दोनों को ऐसे देखकर नव्या भी इमोशनल हो गई। आरती जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। इन आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, मेकअप खराब हो जाएगा। उनकी बात सुनकर नव्या मुस्कुरा उठी। अर्नब जी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम तो इस घर की रौनक हो। अपने दूसरे घर को भी इसी तरह रोशनी से महका देना। हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आकांक्षा, रजत सर और बाकी स्टाफ ने मिलकर शादी में जाने का डिसाइड किया था। जब सारे इकट्ठे हो गए तो आकांक्षा ने रजत सर से पूछा, सर आहिल सर कब तक पहुंचेंगे? रजत, आहिल सर ने एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया। आकांक्षा, फ़ोन करके सर से कंफर्म कर लेते हैं। ये कहते हुए आकांक्षा ने आहिल को फ़ोन लगाते हुए कहा, सर आप नव्या की शादी के लिए चल रहे हैं ना? आहिल, सॉरी आकांक्षा, मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आकांक्षा, सर अगर आप आते तो अच्छा होता। आहिल, आकांक्षा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ पाऊँगा। आकांक्षा, इट्स ओके सर, एज यू विश। आहिल के ना कहने पर सभी उसके बगैर ही नव्या की शादी में पहुंच जाते हैं। नव्या की शादी के पैलेस को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और नव्या को एक रूम में बिठा दिया गया था। उसके पास पायल और नव्या की कुछ सहेलियां उसके साथ थीं, जो हर छोटी बड़ी बात पर मानव का नाम ले लेकर उसे परेशान कर रही थीं। नव्या उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। भले ही वो मानव को अच्छी तरह से जानती थी, पर शादी के नाम से तो हर लड़की नर्वस हो जाती है। बस यही हाल नव्या का था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। नव्या की मम्मी पापा तहे दिल से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। नव्या के ऑफिस के सभी लोग भी उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हुए नव्या से मिलने के लिए चल दिए। आरती ने आकांक्षा से पूछा, बेटा आहिल नहीं आए? आकांक्षा, नहीं आंटी, वो सर को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। आरती जी सुनकर थोड़ी उदास सी हो गईं। पता नहीं क्यों चंद मुलाकातों में ही उन्हें आहिल से एक जुड़ाव सा महसूस होता था। आरती जी के पास आहिल का नंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने नव्या के फ़ोन से आहिल को फ़ोन लगा दिया। आहिल अपने फ़ोन पर नव्या की कॉल देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा, यह लड़की शादी वाले दिन मुझे क्यों कॉल कर रही है? क्या करूं, फ़ोन पिक करूं या नहीं? आहिल की इन्हीं सोचों की वजह से फ़ोन बजते बजते बंद हो गया। आहिल को बैक कॉल करना ठीक नहीं लगा। इतनी देर में फ़ोन फिर से बजा तो आहिल ने बिना देरी किए उसे पिक कर लिया। फ़ोन उठाते ही आरती जी की आवाज़ आई, कैसे हो बेटा आप? आहिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आरती जी, मुझे उम्मीद थी कि आप थोड़ी देर के लिए ही सही पर ज़रूर आओगे। आप नहीं आए तो दिल नहीं माना। सोचा एक बार पूछ लूँ, आप ठीक तो हो ना? मैं समझ सकती हूँ, ज़रूर कुछ बहुत ज़रूरी काम होगा जिसकी वजह से आप नहीं आए। उनकी बात सुनकर आयल बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसने कहा, सॉरी आंटी जी, आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया और अभी आप खुद से फ़ोन करके मेरे बारे में पूछ रही हैं। सॉरी आंटी, मैंने आपका दिल दुखाया है। आपने इतने प्यार से कहा है तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। आयल ने फ़ोन कटते ही कहा, आंटी न जाने क्यों आपको निराश करके इस दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आपको मैं कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाऊँगा। पायल ने नव्या से कहा, दी बारात किसी भी वक्त आती होगी, आपको कुछ कुछ हो रहा है? नव्या ने पायल का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। पायल, सच्ची में डर लग रहा है? पायल, दी डर किस बात का? कौन सा आप अपने दूल्हे से पहली बार मिलने वाली हो? आईने में देखिए, इतनी प्यारी दुल्हन पर यह डर बिल्कुल सूट नहीं करता। नव्या खुद को आईने में देखा तो उसे मानव की कल रात की बातें याद आ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पायल ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर कहा, जीजू की याद आ गई क्या? नव्या ने मुस्कुराते उसे प्यार से चपत लगा दी। उसे भी मानव के आने का इंतज़ार था। आहिल शादी में पहुंचते ही आरती जी से मिला। जब आहिल ने आरती जी के पैर छुए तो आरती जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, थैंक यू बेटा, मेरी बात का मान रखने के लिए। उनके गले लगाते ही आहिल को एक प्यार भरा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी मम्मा ने उसे गले लगाया हो। इतने सालों बाद इस प्यारे एहसास ने उनके रोम रोम को महका दिया। आहिल की आंखों से आंसू की बूंदें छलक आईं, जिसे उसने जल्दी से साफ कर दिया। सभी को बस
अब बारात आने का इंतज़ार था। आरती जी ने अबनव जी को कहा, फ़ोन करके पूछिए कहाँ रह गए सब। अबनव जी ने मानव को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अबनव जी को यह बात बहुत अटपटी लगी। फिर अपने मन को कई बहानों से समझाते हुए उन्होंने उनके घर के बाकी सदस्यों को एक-एक करके फ़ोन किया, पर सभी का फ़ोन बंद होने के कारण अबनव जी का मन अनहोनी आशंका से घिर गया। ऊपर से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वो आरती जी से साइड होते हुए फिर से सबका फ़ोन ट्राई करने लगे, पर किसी से कांटेक्ट ना हो पाने के कारण परेशानी उनके चेहरे से झलकने लगी। आहिल, जो अबनव जी को नोटिस कर रहा था, उसने अबनव जी से पूछा, अंकल क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। अबनव जी बात छुपाते हुए, नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, आप एंजॉय करो। आहिल, अंकल अगर कोई परेशानी है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अबनव जी उससे अपनी परेशानी छुपा नहीं पाए, क्योंकि अब तो बारात वाकई बहुत लेट हो गई थी। इसलिए उन्होंने आहिल को सारी बात बता दी। लेकिन ये सब बातें पीछे खड़ी आरती जी ने भी सुन लीं। ये बात सुनते ही वो बहुत बेचैन हो उठी और अबनव जी से कहने लगीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका फ़ोन बंद हो? सभी बारात का पूछ रहे हैं। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। ज़रूर कुछ गलत हुआ है। अबनव जी आरती जी को पैनिक देखकर समझाते हुए कहते हैं, आरती, कुछ गलत नहीं होगा। मानव के घर विक्रम को भेजा है, वो अभी आता ही होगा। अभी पता लग जाएगा कि माजरा क्या है। तुम प्लीज़ कुछ बुरा मत सोचो। आरती जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आहिल आरती जी को चेयर पर बिठाते हुए, आंटी जी आप बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि आप ये सोचें कि सब बहुत अच्छा होगा। आरती जी, लेकिन बेटा, लोग बार बार पूछ रहे हैं, हम क्या कहें उन्हें? आहिल, आंटी जी आप प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए। आहिल ने आरती जी को पानी पिलाते हुए कहा। इतनी देर में विक्रम भी लौट आए। उसे देखते ही अबनव जी ने कहा, क्या हुआ विक्रम? उनको इतनी देर क्यों लग रही है? विक्रम ने बहुत दुखी आवाज़ में कहा, भाई साहब। अबनव जी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना क्या हुआ? अबनव जी दुख भरे लहजे से बोले। नव्या ने पायल से पूछा, ये बारात अभी तक क्यों नहीं आई? बारात का इतनी लेट हो जाना नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पायल, जीजू को फ़ोन करके पूछो इतनी देर कहाँ लग रही है। नव्या मानव को फ़ोन करती है, पर फ़ोन बंद आ रहा था। नव्या इस बात से परेशान हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने फ़ोन किया था, तब भी फ़ोन बंद आ रहा था। नव्या, फ़ोन बंद आ रहा है पायल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पायल, दी आप परेशान ना हो, मैं अभी बाहर से पता करके आती हूँ कि इतनी देर क्यों हो रही है। नव्या ने घबराहट से पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, पायल जल्दी आना प्लीज़। विक्रम, भाई साहब, वहाँ उनके घर में तो ताले लगे हुए हैं, वहाँ पर शादी जैसी कोई बात नहीं है। आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं उनके बारे में। भाई साहब, मुझे लगता है हमें उन्होंने धोखा दिया है। आरती जी पैनिक होते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ इतना गलत नहीं हो सकता। पायल ने भी ये सारी बातें सुन ली थीं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। तभी अचानक अबनव जी का फ़ोन रिंग हुआ। अबनव जी ने फ़ोन रिसीव किया तो जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, उनके हाथों से फ़ोन छूट गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जिसे देखकर पायल ने कहा, पापा क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। अबनव जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोते हुए कहा, मानव ने कहा है कि वो ये शादी नहीं कर पाएगा, कोई बारात नहीं आएगी यहाँ पर। ये सुनते ही आरती जी का तो जैसे कलेजा फट गया हो। उन्हें सब कुछ घूमता दिखाई दिया। इससे पहले वो चक्कर खाकर गिर जाती, आहिल ने उन्हें संभाल लिया। अबनव जी ने जल्दी से उस नंबर पर फिर से फ़ोन किया, पर अब वो नंबर भी बंद आ रहा था। अबनव जी तो बुरी तरह से टूट गए थे। ऊपर से आरती जी की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब तक लोगों ने भी तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। आहिल ने आरती जी को कमरे में लिटाया और अबनव जी मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए आरती जी को होश में लेकर आए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी खुशियों में अचानक से ग्रहण कैसे लग गया। नव्या बेचैन हो रही थी कि पायल को इतनी देर क्यों लग रही है। पायल जैसे ही नव्या के पास पहुंची तो नव्या ने कहा, कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता था ना मैं यहाँ अकेली हूँ, क्योंकि अब तक सारी लड़कियाँ वहाँ से एक एक करके निकल चुकी थीं। क्या हुआ? मानव अभी तक नहीं आया? बोल ना पायल, तू चुप क्यों है? पायल ने नव्या को कसकर गले से लगा लिया और रोने लगी।
उसको ऐसे देखकर नव्या बहुत घबरा गई और पायल से कहने लगी, तू ऐसे क्यों रो रही है? सब ठीक है ना? मानव क्यों नहीं आया अब तक? पायल गुस्से से लगभग चीखते हुए, वो नहीं आएंगे, वो नहीं करना चाहते हैं ये शादी। नव्या ने पायल की बात सुनते ही उसे पीछे धकेलते हुए कहा, बकवास कर रही है ना तू? ये क्या कह रही है? मेरा मानव मुझसे शादी नहीं करना चाहता? मजाक कर रही हो ना तुम? मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें? ये तो सोच, आज मेरी शादी है। आज के दिन तो मुझे परेशान मत कर। पायल नव्या को दोनों कंधों से झंझोड़ते हुए, दी होश में आओ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आपके मानव ने पापा को फ़ोन करके कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने आना होता तो अब तक आ जाते। समझ रही है ना आप? नव्या अपने आंसुओं को रोकते हुए, नहीं, मेरा मानव ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बेसब्री से शादी का इंतज़ार कर रहा था। वो तो अपने नाम की मेहंदी देखने को बेताब था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हो ना आप सब? नव्या जैसे अपने आप को झूठा दिलासा दे रही हो। पायल रोते हुए, दी हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये कहते हुए पायल ने नव्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अभिनव जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर उसे झूठा दिलासा ही दे सकें। दूसरी तरफ आरती जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आहिल को उनकी हालत देखकर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। वो उन्हें चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आरती जी, मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी का क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? अब कौन करेगा उससे शादी? सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी एक नहीं, मेरी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जिनकी बारातें नहीं आती उनकी शादी कभी नहीं होती। दुनिया ताने मार मार कर मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर देगी। आहिल, आंटी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको पता है ना कि आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी कर लेगा। जब इस सब में उसकी गलती नहीं है तो क्यों लोग उस पर उंगली उठाएंगे? गलती तो उस लड़के ने की है, तो आपकी बेटी सज़ा क्यों भुगतेगी? ऐसा नहीं होता आंटी जी। आरती जी, ऐसा ही होता है। आपको शायद दुनियादारी का पता नहीं। कोई भी रिश्ता टूटे, कसूर सिर्फ लड़की का ही माना जाता है। आपको लगता है यह सब हो जाने के बाद कोई लड़का खुद चलकर उससे शादी करना चाहेगा? नहीं, उसके चरित्र पर 100 सवाल उठाए जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या आप कर लोगे नव्या से शादी? आरती जी का सवाल सुनकर आयल के हाथ वहीं रुक गए। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और वो बुत बना वहीं खड़ा रह गया। आरती जी, क्या हुआ बेटा जी? यही सच्चाई है। आपको तो सब पता था कि यहाँ क्या हुआ। आपको यह भी पता था कि इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। ये सब जानते हुए भी आपने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए, तो मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया इन सब बातों में यकीन करेगी? सॉरी, मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन यही सच है कि एक लड़की का सच कभी किसी को नहीं दिखता। आरती जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। उनके आंसू आयल का सीना छलनी कर रहे थे। जिसे अपनी माँ जैसा माना था, वो इतनी तकलीफ़ में थी और वो खड़ा तमाशा देख रहा था। कुछ नहीं कर पा रहा था उनके लिए। नव्या तो सच जानकर एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। उसे तो जैसे कुछ सुनना समझना बंद हो गया था। पहला कहर उस पर यह टूटा था कि बारात उसके दरवाजे तक नहीं पहुंची, और अब दूसरा कहर उस पर यह टूट गया जब उसे पता चला कि उसकी शादी आहिल से होने जा रही है। अभिनव जी उससे उसकी मर्जी पूछ रहे थे, पर उसमें शायद अब उसमें कुछ कहने सुनने की शक्ति बाकी नहीं थी। परिवार की इज्जत बचाने और अपने माँ बाप का सम्मान कायम रखने का एक ही तरीका था, इसलिए उसने बिना कोई विरोध किए इस शादी के लिए हामी ओढ़ दी। आहिल को आरती जी के दुख दर्द समेटने का यही सही तरीका लगा। सभी ने इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। आहिल और नव्या उसी शादी के मंडप में पति पत्नी के रिश्ते में बन गए। आहिल ने अब तक घर में दाई माँ को सिचुएशन समझाते हुए इस शादी के बारे में बता दिया था। दाई माँ ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए आहिल से कोई सवाल न करते हुए आहिल और उसकी दुल्हन का स्वागत किया। आहिल को अपनी दुल्हन के साथ देखकर दाई माँ की आंखें भर आईं और ये बात आहिल से भी छुपी ना रह सकी। सबसे पहले दाई माँ ने आरती से उन दोनों का स्वागत किया, फिर गृह प्रवेश की रस्म करते हुए नव्या और आयल को घर के अंदर ले आईं। नव्या एक बेजान भूत की तरह इन रस्मों को निभा रही थी। दाई माँ ने नव्या की हालत देखते हुए जल्दी ही उसे आराम करने के लिए आहिल के रूम में पहुंचा दिया। दाई माँ ने आहिल से कहा
बाबा आप भी आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर दाई माँ पलट गईं तो आहिल ने उन्हें पुकारा, दाई माँ। दाई माँ ने पलट कर देखा तो आहिल अपने हाथों से दोनों कान पकड़े हुए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। आहिल को ऐसे देखकर दाई माँ ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? आहिल, आपको याद है दाई माँ, बचपन में मैं जब भी कोई गलती करता था तो आपसे ऐसे ही माफ़ी मांगता था और आप मुझे झट से अपने सीने से लगा लेती थी। आज भी अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। दाई माँ ने उसे उठाते हुए कहा, किस बात की माफ़ी? आहिल, जानता हूँ आपने मेरी शादी को लेकर क्या क्या सपने संजोए हुए थे। मेरी शादी का सपना आप दिन रात देखती थी और मैंने यूँ अचानक शादी करके आपका दिल तोड़ दिया। मैंने देखा जब मैं शादी करके आपके सामने आया तो आपकी आंखें कैसे भर आई थीं। आई एम सॉरी दाई माँ, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। दाई माँ ने आहिल को झट से गले लगा लिया और कहा, बाबा आप कभी मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते, पर आप बाबा थोड़े बुद्धू हो आप। आहिल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो दाई माँ ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने ये तो देख लिया कि आपकी दाई माँ की आंखों में आंसू हैं, पर यह नहीं जान पाए कि वो खुशी के आंसू हैं। एक ऐसा सपना जो छोटी मालकिन और मैंने एक साथ तुम्हारे लिए देखा था, आज जब वो सपना पूरा हुआ तो आंखें खुशी से छलक गईं। मुझे यकीन है आज छोटी मालकिन भी बहुत खुश होंगी। ये बात सुनते ही आहिल की आंखों में भी आंसू बह उठे, जिसे दाई माँ ने साफ करते हुए कहा, नहीं बाबा, इतने खुशी के मौके पर मेरे आहिल बाबा की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल नहीं चाहिए। आहिल एक बार फिर से दाई माँ के गले लग गया। नव्या सच को एक्सेप्ट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके कानों में अभी भी मानव की आवाज़ें गूंज रही थीं, नबी आई लव यू, नबी मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ, नबी तुम्हारा प्यार मैं कभी खोना नहीं चाहता। यह सब सोचते हुए नव्या के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू सारे बंधन तोड़ते हुए बह उठे। वो रोते रोते कहने लगी, तुम झूठे, तुम्हारा प्यार झूठा, तुम्हारा हर एक वादा झूठा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं मानव, तोड़ दिया है। अब शायद ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आई हेट यू मानव। ये कहते हुए नव्या ने अपने सारे गहने गुस्से में उतार फेंके और अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढककर रोने लगी। रोते रोते उसकी नज़र अपने हाथ पर मेहंदी से लिखे मानव के नाम पर गई तो उसके दिल में एक बार फिर दर्द का सैलाब उमड़ आया और वो पागलों की तरह अपने हाथों से मानव का नाम मिटाने की कोशिश करने लगी और अंत में निढाल होकर वहीं बेड के पास ज़मीन पर ही जा बैठी। आहिल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखते ही नव्या खुद को समेटते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई। आहिल ने नव्या की तरफ उसका बैग बढ़ाते हुए कहा, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो। आहिल को देखकर नव्या के अंदर दुख का एक तूफान सा उमड़ गया। उसने आहिल को उसके शर्ट के कॉलर से पकड़ते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? दिखाना चाहते थे कि तुम कितने महान हो। मेरी फैमिली की नज़र में महान बन गए तुम। मुझ बेचारी पर रहम दिखाकर मुझे शादी की भीख दे दी तुमने। आहिल अपना कॉलर छुड़ाकर उसका हाथ झटकते हुए, लिसन, डोंट टच मी अगेन लाइक दिस। और जहाँ तक बात महान बनने की है तो हाँ, मैं तो महान बन गया, पर तुम्हें क्या हुआ था? तुमने भी तो चुपचाप ये शादी करके महानता दिखा ही दी और उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने ऐसा क्यों किया तुम कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि किसी की बातों को समझने के लिए पहले उसको समझना पड़ता है। यह कहकर आहिल गुस्से से वहाँ से चला गया। नव्या एक बार फिर वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से ना जाने कितने ही आंसू बह उठे। दाई माँ ने नव्या के लिए नाश्ता भिजवाया, जिसे खाना तो दूर नव्या ने देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद दाई माँ खुद नव्या के पास आईं और नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा देखकर कहा, खाया ही नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। बहू रानी, आपने तो कुछ। नव्या, अभी मेरा खाने का मन नहीं है। दाई माँ ने बड़े प्यार से नव्या से कहा, थोड़ा सा खा लीजिए। नव्या, बिल्कुल भी मन नहीं है। दाई माँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुककर खा लीजिएगा। फिर कुछ सोचकर नव्या के आगे एक साड़ी और कंगन रखते हुए बोली, बहू रानी, ये साड़ी और कंगन आहिल बाबा की माँ के हैं। आप इन्हें पहनकर अगर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती तो पूजा की एक छोटी सी रस्म अदा हो जाती। आहिल के नाम का जिक्र आते ही नव्या का मन एक बार फिर से गुस्से से भर गया और उसने उस साड़ी और कंगन को दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं निभानी कोई रस्म, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते।
यह सुनकर दरवाजे पर खड़े आहिल की मुट्ठियाँ गुस्से से भिज गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।